नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 4th दैट इज एग्रीकल्चर को बहुत ही डिटेल में इसको समझेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फर्दर हायर स्टडीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ हेल्पफुल हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एग्रीकल्चर चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें पता है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। ठीक है, इंडिया में बहुत फर्टाइल लैंड है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड जो है वर्ल्ड में वो इंडिया है। और इंडिया क्या है, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और साथ ही साथ में हम लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं। तो ये इसीलिए इंडिया को एक एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान देश कहा जाता है। टू थर्ड ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, टू थर्ड मतलब ऑलमोस्ट 67% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में जरूर से जरूर इन्वॉल्व होती ही है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर और इसके रिलेटेड जो सेक्टर्स है, फील्ड है, which produces most of the food that we consume। ठीक है, एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द फूड्स हम लोग जो कंज्यूम करते हैं वो कहाँ से, एग्रीकल्चर से आता है। साथ ही साथ में डेयरी भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, फिशरीज वगैरह भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मेनली जो फोकस होगा एग्रीकल्चरल। ठीक है, बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। फूड ग्रेन्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर से निकलते हैं जिसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क वर्म हो गया, सिल्क हो गया, ये सब क्या है, ये इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं और भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। तो फार्मिंग किन किन टाइप्स के होते हैं वो जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। वो फार्मिंग जो है डिपेंड करता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, वेदर पैटर्न कैसा रहता है उस पूरे टाइम में, तो उस पर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, और साथ ही साथ में फिजिकल फैक्टर में क्लाइमेट भी आ जाएगा, वेदर क्लाइमेट, फिर सॉइल, सॉइल किस टाइप का है, फर्टिलिटी, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, ये सारे चीज आ जाएंगे फिजिकल फैक्टर्स में। फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब कितना वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्री है। जैसे इंडिया अब टेक्नोलॉजी में डेवलप हो रहा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन है, मशीन से वो अब काम करते हैं, लेकिन इंडिया में अब ये शुरू हो रहा है along with सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। और उस जोग्राफिक लोकेशन के सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, इन तीनों ही चीजों पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो डिपेंड करता है। ठीक है, सोशल स्टेटस या वहाँ का कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है उस जगह की, तो उन सब पे डिपेंड करता है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग वैरी फ्रॉम सब्सटेनेंस टाइप टू कमर्शियल टाइप्स, और सब्सटेनेंस से लेकर कमर्शियल टाइप्स होता है। सब्सटेनेंस फार्मिंग अगर आसान भाषा में समझा जाए तो वैसी टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें हम लोग क्रॉप्स को या अनाज को ग्रो करते हैं खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद के लिए जो हम लोग ग्रो करते हैं उसको अपने सब्सटेनेंस, अब अपने ही सर्वाइवल के लिए जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसे हम सब्सटेनेंस फार्मिंग कहेंगे। और कमर्शियल जो हो गया, हम लोग जिसे बेचना चाहते हैं वैसा फार्मिंग जो हम खुद के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को मेन उसमें मोटिव है, हम लोग उसको बेचकर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वैरी करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया डिपेंडिंग ऑन वेरियस क्लाइमेट्स, फिजिकल फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स आर प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सटेनेंस फार्मिंग के बारे में। ठीक है, तो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, सब्सटेनेंस आपको समझ आ गया है, तो ओल्ड सब्सटेनेंस फार्मिंग जिसको बहुत क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है, इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन स्मॉल पैचेस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। और इसमें प्रिमिटिव टूल्स यूज किया जाता है, डाउ, हो,
डिगिंग स्टिक्स, इन सब से जो है वो जो सब्सटेंस फार्मिंग है वो प्रैक्टिस की जाती है। इसमें कोई भी मशीन मेड प्रोडक्ट्स का यूज नहीं होता या मशीन का यूज नहीं होता है फार्मिंग करने के लिए। और ये जो सब प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है वो छोटे एरिया में होता है, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल, और इसमें पूरी की पूरी फैमिली जो है या कम्युनिटी जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज हेविली डिपेंडेंट ऑन नेचर, ये नेचर के भरोसे होती है फार्मिंग, कि जब बारिश होगी तभी उस खेत में पानी मिलेगा, और अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, अनाज का लॉस भी होता है। तो ये पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेंट है, एज द प्रोडक्शन एंड आउटपुट आर डिटरमाइंड बाय द मॉनसून्स, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स एंड सुटेबिलिटी ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो उस पे ये डिपेंडेंट है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। This process is simple where a patch of land is selected and cleared. तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी। तो उसमें क्या होता है, एक लैंड होता है, उस लैंड मतलब फॉरेस्ट एरिया होता है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं, सारे पेड़ को काटते हैं और फिर जो भी होता है उसको जला देते हैं, ठीक है, उसको बर्न करते हैं। पहले स्लैश, स्लैश मीन्स कट डाउन, फिर उसको बर्न करते हैं, फिर वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे ही वहां पर जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है, सॉइल फर्टिलिटी वंस कम्स डाउन, हम लोग फिर से क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह में हम लोग वापस मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप ऑफ फार्मिंग को बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको बहुत बार झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम कल्टीवेशन। और ये पूरे इंडिया में, मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सदर्न इंडिया में ये प्रैक्टिस की जाती है अलग अलग नाम से, ठीक है। तो इसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। दिस प्रोसेस इज सिंपल वेयर पैच ऑफ लैंड इज सिलेक्टेड एंड क्लियर्ड, द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दिस लैंड, once the fertility of soil decreases, people shift to a new land, and also the old patch of land gets replenished with the required nutrients so that it can used again in the next season, ठीक है। तो उसको वो बैरन छोड़ देते हैं, फिर वो वापस दूसरे नए लैंड में चल जाते हैं, फिर से वो प्रोसेस रिपीट होता है। फिर जब तक नया लैंड पे हम लोग ग्रो करते हैं तब तक जो पुराना लैंड था वहां पर फर्टिलिटी वापस से आ जाती है सॉइल की, फिर अगेन हम लोग वो प्रोसेस को चलाते रहते हैं। तो ये मेनली क्या होता है, तो मेनली ये ट्राइबल्स एरिया में सबसे ज्यादा होता है, जिसमें कि हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर आ जाता है, और साथ ही साथ में जो सदर्न स्टेट्स है, सदर्न इंडियन स्टेट्स है, उसमें ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर झूम कल्टीवेशन, ठीक है। No modern equipment or advanced farming techniques are deployed in this type of farming, leading to low land productivity. क्योंकि इसमें कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स, फैसिलिटीज यूज नहीं की जाती है, ना कि मशीन्स, ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स, की पूरी तरह से नेचुरल होती है, और साथ ही साथ में ये नेचर पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज ऐसे कुछ भी फैसिलिटी नहीं होती है। तो उस टाइप ऑफ फार्मिंग में ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी जो होगा वो नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर मौसम ने साथ दे दिया, नेचर ने साथ दे दिया, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। और अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मौसम जो है वो चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो प्रोडक्टिविटी है वो इस प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में वेरी वेरी लो होती है। तो प्रिमिटिव फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग इज आल्सो नोन एज झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम कल्टीवेशन से भी फेमस है। अब हम लोग समझ लेते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। तो सब प्रिमिटिव समझ लिया हम लोग। अब इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग मेनली जो डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, वहां पर ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग जो है वो लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा इसमें लेबर की जरूरत होती है, वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू अचीव हायर प्रोडक्शन। और साथ ही साथ में बायोकेमिकल इनपुट्स मतलब फर्टिलाइजर्स की इसमें बहुत ज्यादा इनपुट होती है, साथ ही साथ में इरिगेशन टेक्निक की, ताकि वो हायर प्रोडक्शन कर सके। This farming is common in area where less land holding is available. जैसे कि इंडिया में क्या होता है, लेट सपोज एक
एक कपल के पास में है 100 एकर्स ऑफ लैंड है, ठीक है, और उस कपल के मान लेते हैं 4 ऑफस्प्रिंग्स है, 4 बच्चे हैं, तो वो 4 में वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है इंडिया में। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, तो यहाँ पर लैंड होल्डिंग की जो साइज है वो डिक्रीज हो जा रही है। यहाँ पर सबको कितना मिलेगा, 25 ऑफ लैंड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, जो लैंड होल्डिंग्स है उनका सेगमेंटेशन हो जा रहा है, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जा रहा है। ये फिर क्या होगा, इनके भी बच्चे होंगे तो ये भी फर्दर क्या होगा, वो भी डिवाइड होते जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें लैंड की फ्रेगमेंटेशन हो जा रही है। तो वैसे क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो सबसे नीचे में है जो लैंड होल्डिंग है उसकी साइज बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, उसकी साइज बहुत कम हो जाएगी, 1 एकड़ मान लेते हैं। आफ्टर 3-4 जनरेशन जो एक बच्चे के पास में होगा वो क्या होगा, 1 एकड़ होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, लैंड जो है हमारा वो फाइनाइट रिसोर्स है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हायर प्रोडक्टिविटी के लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल का यूज, इरिगेशन का यूज करते हैं, जिससे जो सॉइल होती है, ओवरऑल जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होते जाती है, और हम लोग क्या नेचुरल फार्मिंग के बजाय आर्टिफिशियल फार्मिंग शुरू करते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा लेबर भी लगता है, ठीक है। जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड में लगभग 10-12 लोग, पूरे फैमिली के लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो उसको हम लोग इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं, जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। अब आते हैं कमर्शियल फार्मिंग। Here, high doses of modern inputs like insecticides, fertilizers, pesticides, and high-yielding variety seeds are used to achieve higher productivity. तो कमर्शियल से नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग अपने सब्सटेंस के लिए नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसमें फार्मिंग करते हैं। तो उसमें ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें ऑब्वियसली मैकेनाइजेशन मशीन्स यूज करने होंगे, लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, साथ ही साथ में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स यूज करने होंगे, ताकि प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया जो है वो ज्यादा हो सके। राइस इज एग्जांपल ऑफ कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेटेड इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब में। मेनली नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, वहां पर व्हीट का कंजम्पशन ज्यादा है, रोटी ज्यादा खाते हैं, और चावल जो है वहां पर कम कंज्यूम की जाती है। तो भी हरियाणा, पंजाब रीजन में बहुत ज्यादा, वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा राइस की प्रोडक्शन होती है। तो वो अपने कंजम्पशन के लिए नहीं ग्रो करते, वो बेचने के लिए वहां पर ग्रो होता है। इसीलिए राइस क्या हो गया, ऐसे जगह में, नॉर्थ इंडिया में वो कमर्शियल क्रॉप हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे वेस्ट बंगाल या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में राइस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो राइस की प्रोडक्शन होने से क्या होता है, यहाँ पर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के जो कोस्टल एरियाज के और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो राइस का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये अपने सब्सटेंस के लिए ग्रो कर रहे हैं। तो राइस जो ईस्ट इंडिया में है वो सब्सटेंस फार्मिंग हो जाएगा, लेकिन राइस जो ग्रो हो रहा है हरियाणा, पंजाब रीजन में, वो कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। द प्लांटेशन इज also a type of commercial farming where a crop is grown over a large area. तो जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है, मतलब बहुत बड़े एरिया में, थाउजेंड्स एकर्स ऑफ लैंड में हम लोग सिर्फ एक ही टाइप ऑफ ट्री का ग्रो करते हैं। जैसे कि इसमें देख लीजिए, ये फोटो में क्या है, कमर्शियल फार्मिंग की है। उसमें क्या हो रहा है देखेंगे, इस कमर्शियल फार्मिंग में सिर्फ एक ही पर्सन है, वो पूरे बड़े एक लैंड एरिया में पूरी तरह से फार्मिंग कर रहा है। इसमें लेबर की जरूरत बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि इसमें सारा जो काम है वो मशीन ही कर देता है। तो एक लेबर ही काफी है पूरे खेत को संभालने के लिए। लेकिन इंटेंसिव में क्या था, एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड में पूरी फैमिली की फैमिली उसमें काम करती है, ठीक है। लेकिन कमर्शियल में क्या है, एक इंसान ही पूरे खेत को संभाल ले रहा है, जिसको हम लोग कमर्शियल फार्मिंग को एक टाइप से एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव फार्मिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और टी प्लांटेशन, जैसे टी के प्लांटेशन फार्मिंग के एग्जांपल क्या है, टी हो गया, रबर, जैसे टी आपको मिल जाएगा असम, दार्जिलिंग साइड में पूरे थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड में टी कल्टीवेशन होता है। रबर केरला में बहुत ज्यादा होता है, शुगर कल्टीवेशन,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब रीजन में तो कॉफी कल्टीवेशन जो कर्नाटक में बहुत ज्यादा होता है, प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, अब आते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न में। देयर आर क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स हैं? रबी, खरीफ एंड जायद। तो अब हम इन तीनों को अच्छे से समझेंगे, रबी, खरीफ एंड जायद के बारे में। तो रबी, उसका सोइंग सीजन कब होता है, सोइंग पीरियड कब होता है? तो अक्टूबर दिसंबर में, विंटर में उसको सो किया जाता है, जिसको हिंदी में रोपनी कहते हैं। उसको रोपा जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। हार्वेस्ट कब किया जाता है? जब गर्मी का टाइम शुरू हो जाता है, जब गर्मी आने लगता है, अप्रैल से जून के बीच में हार्वेस्ट हो जाता है। तो विंटर्स में इसको रोपा जाता है, और कटनी का जो टाइम है, हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, वो समर्स में होता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से हैं? वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, पीस, ये सब हो गए हैं आपके रबी क्रॉप्स। ठीक है, सरसों के खेत ठंडियों में ही आपको देखने मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, इसके एग्जाम्पल भी एटलीस्ट दो तीन एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। फिर खरीफ क्रॉप्स क्या है? तो इनका जो सोइंग पीरियड होता है, रोपनी का टाइम कब होता है? तो अप्रैल मई गर्मियों में, और रेनी सीजन में ये उसको रोपा जाता है। और हार्वेस्ट किया जाता है ठंडी से पहले, सितंबर अक्टूबर से पहले इसे कट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? पैडी, पैडी माने धान, ज्वार, बाजरा, मेज, टाइप्स ऑफ दाल, जो मूंग दाल, उड़द दाल, ये सब जो है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, तो ये मॉनसून में सो किया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। फिर एक और तीसरा टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन है, जिसको जैद क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसकी जो सोइंग पीरियड होती है बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन में, 2-3 महीना का वो एक टाइम गैप हो जाता है, मार्च से जुलाई के बीच में गैप हो जाता है। उस पीरियड में मेनली जैद क्रॉप्स को सो किया जाता है, और ये जो क्रॉप है मेनली 2-3 महीना में राइप होकर फल वल दे देता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है? तो मार्च से जुलाई के बीच में 2-3 महीना के अंदर में इसको रोपा भी जाता है, और उसको हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, जब पीक गर्मी का सीजन रहता है, तब वाटरमेलन, क्यूकम्बर्स, मस्क मेलन, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, ये सब बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो इन सब क्रॉप्स को बोलते हैं जायद क्रॉप्स। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में। अब हम लोग सब मेजर क्रॉप्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। जो इंडिया में मेजर क्रॉप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अ नंबर ऑफ मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन बेस्ड ऑन द सॉइल टाइप्स। सॉइल टाइप्स किस तरह से है, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रोसेस, सोशियो कल्चरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सब कंसिडर करके हम लोग मेजर क्रॉप्स जो है इंडिया में उसको कंसिडर करेंगे। जिसमें सबसे पहला नाम क्या आता है? तो आता है राइस का। ठीक है, तो राइस इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस जो है वो राइस ही कंज्यूम करते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे जो है वो राइस है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस राइस ही कंज्यूम करते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन इसमें एक फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, लेकिन सबसे फर्स्ट एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा है राइस का? तो वो है इंडिया। इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ राइस। तो मतलब वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग राइस करते हैं। चाइना नहीं करता, क्योंकि चाइना जितना भी राइस ग्रो करता है, वो सब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ राइस है वो चाइना खुद कंज्यूम कर लेता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो बजाय सेकंड आने के बावजूद भी हम लोग एक्सपोर्ट में सबसे नंबर 1 पे। ये एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, उसको मानसून में सो किया जाता है, सितंबर अक्टूबर तक उसे काट दिया जाता है। और इसके क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है? तो राइस इज सोन इन द रीजन विथ हाई ह्यूमिडिटी, जहां ह्यूमिडिटी लेवल जो है 70, मिनिमम 70% से ज्यादा ही होते हैं। तो इसमें कौन से स्टेट आ जाएंगे? तो जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है, वहां पर सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। Annual rainfall of over 100 centimeter and elevated temperatures of over 25 degrees Celsius. तो ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, और साथ ही साथ में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर। ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया और कोस्टल स्टेट्स में बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। साथ ही साथ में जो नॉर्दर्न पार्ट है, हरियाणा, पंजाब,
वेस्टर्न यूपी, वहां पर भी बहुत ज्यादा राइस का कल्टीवेशन होता है, लेकिन वो कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं, वो खुद कंज्यूम नहीं करते हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं और एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वहां पर पॉसिबल किस लिए है, तो क्योंकि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज है, बहुत सारे कैनाल्स है, भाखड़ा नंगल कैनाल, डैम्स फैसिलिटीज है वहां पर, इसीलिए वहां पर भी बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर राइस जो है, वहां पर एक ईयर में, 1 ईयर में 3 टाइप्स ऑफ राइस जो है हम लोग वो ग्रो कर लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ राइस, 3 सीजन्स ऑफ राइस जो है हम लोग ग्रो करते हैं एक साल में। तो जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पर एक साल के अंदर में वो 3 बार राइस ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन इंडिया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारा, वो है व्हीट, गेहूं। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप एंड इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, और व्हीट जो है मेनली वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट या सेंट्रल इंडिया में ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में व्हीट बहुत कम कंज्यूम किया जाता है। इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इट रिक्वायर्स ए कूल क्लाइमेट सीजन विद 50 to 75 डिग्री सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो कूल क्लाइमेट, इसीलिए ये रबी क्रॉप है ना। ये हम लोग अक्टूबर नवंबर नवंबर में हम लोग उसको, नवंबर से दिसंबर में सो किया जाता है, जब टेम्परेचर कम होता है। 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो जाता है, ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग, और अप्रैल मई के टाइम पे इसका हार्वेस्ट किया जाता है जब बहुत ज्यादा सनशाइन रहता है। द टू मोस्ट व्हीट ग्रोइंग रीजन्स कौन कौन से हैं, तो जो गंगा सतलज प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेटू में यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जो है व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, तो व्हीट इज ए रबी क्रॉप। ठीक है, सेकंड व्हीट था। थर्ड आ जाता है मिलेट्स। मिलेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 ईयर को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और साथ ही साथ में और इसको इंडिया ने ही प्रस्ताव दिया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने के लिए 2023 को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। मिलेट्स जो है वो ग्रुप ऑफ क्रॉप्स को बोलते हैं, जिसमें आ जाता है ज्वार, बाजरा, रागी, और भी बहुत सारे आते हैं, नट्स वगैरह। आपने कभी सुना होगा जैसे कुट्टू के आटे, जो वो सब जो होते हैं, वो सब मेनली मिलेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट मिलेट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे ज्वार है, ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं वहां पर ये ग्रो किया जाता है। ज्वार रेन फेड क्रॉप है, ये उसको पानी चाहिए। ठीक है, बाजरा, बाजरा इज कल्टीवेटेड ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। तो ये जो है एरिड सेमी एरिड रीजन में बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है, सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल में। इसीलिए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स कौन कौन सा स्टेट है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब में बाजरा बहुत ज्यादा ग्रो भी किया जाता है, साथ ही साथ में कंज्यूम भी किया जाता है। बाजरा के जो रोटी होते हैं, ज्वार के होते हैं, वो सब यूज किया जाता है। और मिलेट्स इतना बेनिफिशियल क्यों है, उसको डिक्लेयर क्यों किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, क्योंकि मिलेट जो होता है वो एक टाइप ऑफ सुपर क्रॉप्स है, सुपर फूड्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है, प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा इसमें होता है। इसीलिए इसमें, इसको खाने से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उस वैसी बीमारियां जो है उससे कम होने के चांसेस हो जाते हैं। जो भी इनके मिलेट्स के जो प्रोडक्ट्स खाते हैं, ज्वार, बाजरा या रागी के जो आइटम्स कंज्यूम करते हैं, उनके जो डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सब प्रॉब्लम से राहत मिलती है, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर रिच होता है और फैट कंटेंट इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ सुपर फूड है। फिर रागी,
रागी ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक, रेड, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। तो मेनली ये डेक्कन रीजन में बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है, और इसमें जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, इवन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। तो ये भी मिलेट्स में ही आ जाता है, जिसमें हम लोग तीन इंपॉर्टेंट पढ़े, ज्वार बाजरा एंड रागी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मिलेट्स, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्रॉप जो है, वो है मेज, जिसको बोला जाता है मकई या भुट्टा, भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग से नामों से जाना जाता है। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड अ फॉडर। तो ऐसा क्रॉप है जो फूड में भी काम आता है, जो इसका फूड फ्रूट है मेनली वो हम लोग खाने में यूज करते हैं मकई का। बहुत सारे यूजेस हैं, चाहे वो पिज्जा की टॉपिंग्स हो या फिर स्वीट कॉर्न्स हो, अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, या पॉपकॉर्न हो। साथ ही साथ में जो इसके वेस्टिज जो पार्ट्स होते हैं, जो लीफी पार्ट होता है, लीफ स्टेम जो पार्ट होता है, वो फॉडर में भी यूज किया जाता है, चारा एज अ चारा यूज किया जाता है, जिसमें गाय भैंस को, जितने भी कैटल्स हैं, उन्हें एज अ फूड दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप्स ग्रो खरीफ क्रॉप दैट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल में ये बहुत अच्छा ग्रो होता है। इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्रीज टू 27 डिग्री सेल्सियस टू ग्रो, और टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर 21 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। तो खरीफ क्रॉप है, लेकिन ये ऐसा क्रॉप है कि कुछ कुछ स्टेट में वो एज अ रबी सीजन में भी ग्रो होता है। और मैक्सिमम प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। मकई या भुट्टा का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसमें भी फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसका भी बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, अपार्ट फ्रॉम राइस एंड वीट। फिर हम लोग आ जाते हैं पल्सेस। पल्सेस मेनली जिसको क्या कहा जाता है, जिसको दलहन बोला जाता है। ठीक है, पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी इंडिया ही है और प्रोड्यूसर भी है। पल्सेस रिक्वायर लेस मॉइस्चर एंड कैन इवन सर्वाइव ड्राई कंडीशन। मॉइस्चर बहुत कम चाहिए, और वो इवन ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। तो जो भी वेजिटेरियन या वीगन्स है, उनमें प्रोटीन का फुलफिलमेंट कैसे होता है, तो बाई कंजम्पशन ऑफ पल्सेस, जिसमें जितने भी दाल आ जाती है, जितने भी अलग अलग मसूर, मूंग दाल, ब्लैक उड़द दाल, ये सब जो है, अरहर दाल, ये सब जो आती है वो पल्सेस में आ जाती है, और ये प्रोटीन रिच बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान जैसे स्टेट्स में होते हैं, और मध्य प्रदेश वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे सोयाबीन हो गया, तो ये जो है सोयाबीन वगैरह पल्सेस में आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, फिर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो ये तो हम लोग बात कर लिए जो ग्रेन्स थे। अब आते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, जैसे कि शुगर केन, गन्ना। इट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील। तो ब्राजील या क्यूबा जैसे कंट्रीज जो है वो शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा वहां पर होता है। तो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, इट कैन बी क्लासिफाइड बोथ एज अ ट्रॉपिकल एंड अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल जोन में भी अच्छा ग्रो होता है, और साथ ही साथ में सब ट्रॉपिकल जोन में भी। तो जो सैकरम, इसका साइंटिफिक नेम है सैकरम, सैकरम शुगर केन का। तो दो अलग अलग वैरायटीज जो, एक नॉर्थ इंडिया में अलग ग्रो होता है, और एक साउथ इंडिया में, दो अलग अलग वैरायटीज में भी ग्रो होते हैं, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और जो साउथ के वैरायटीज है उसमें जो लेंथ होती है वो ज्यादा होता है। तो दो अलग अलग वैरायटीज है शुगर केन के। It is cultivated in region with hot and humid climates with a temperature ranging from 21 to 27 degrees Celsius and rainfall 75 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, और इसको ग्रो करने के लिए
एटलीस्ट 8 से 10 महीने लग ही जाते हैं इसको ग्रो होने में। तो ये पूरा सीजन ही कंज्यूम कर लेता है शुगर के। और मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब मैक्सिमम प्रोड्यूसर है शुगर केन्स के। ठीक है, और शुगर केन से ही अलग अलग टाइप ऑफ चीनी बनता है, शुगर, एंड साथ ही साथ में इसका गुड़, जो इसका रॉ फॉर्म है, ऑर्गेनिक फॉर्म है, रॉ फॉर्म वो गुड़ है। और जो शुगर है वो क्या है, वो रिफाइंड फॉर्म, उसे पॉलिश करके केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं ऑयल सीड्स, जिससे हमें तेल मिलता है। वैसे क्रॉप्स जिससे हमें तेल मिलता है, जैसे ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर सैफफ्लावर हो गया, फिर सरसों का, है ना। तो बहुत सारे ऐसे ऑयल सीड्स वाले क्रॉप्स हैं। इवन आलमंड्स, कैश्यू, एप्रिकॉट्स, वॉलनट, इन सब से तो तेल निकलता ही है। तो वैसे क्रॉप जिससे तेल हम लोग बनाते हैं, कोकोनट भी है। इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। ठीक है, तो इंडिया, ये फैक्ट है। 12% of the total cropped area of the country is utilized to grow crops, डिफरेंट ऑयल क्रॉप्स। तो 12% जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया इंडिया का, उसमें हम लोग ऑयल क्रॉप्स ग्रो करते हैं। द मेजर ऑयल सीड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मूंगफली की जो तेल होती है, मस्टर्ड, सरसों का, कोकोनट, सनफ्लावर, कॉटन सीड से भी तेल निकलता है, कॉटन के जो बी अंदर होते हैं बीज सीड्स, उससे भी निकलता है, सोयाबीन, सिसमम, सिसमम मतलब यानी तिल, तिल जो होता है, तिल के जो लड्डू आप खाते होंगे, तो काली तिल और सफेद तिल जो होती है उससे जो तेल निकलती है, कैस्टर सीड, अरहंडी का तेल बोला जाता है, लिंसीड, जो कि मेनली सदर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा इसका कंजम्पशन होता है। ठीक है, ऑयल क्रॉप्स हैव मल्टीपल यूजेस। They can be used for cooking medium as well as raw material for the production of soap, ointment and cosmetics. तो कुकिंग मीडियम के साथ भी यूज होता है, साथ ही साथ में सोप, ऑइंटमेंट, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा स्पेशली ठंडियों के टाइम में, विंटर्स टाइम में उसकी अलग अलग तेल भी जो इंसान जो है वो कंज्यूम मतलब लगाते हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया या फिर बॉडी ऑयल भी। तो इन सब का हम लोग यूज करते हैं। ग्राउंडनट इज ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप वाइल लिंसेड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप। ठीक है, तो लिंसेड एंड मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप से। ठीक है, सरसों मेनली ठंडियों में ही ग्रो होता है, रबी क्रॉप्स। सिसमम, सिसमम यानी तिल इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि नेम अ क्रॉप विच इज खरीफ इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथर्न इंडिया। तो वो है सिसमम, जिसको तिल कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑयल सीड्स। फिर आते हैं टी, चाय पत्ती, चाय। तो in India, in 2008, India ranked second among the largest tea producer in the world after China. और जो टी का ओरिजिन है वो चाइना से ही है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है इंडिया। ठीक है, और चाइना फर्स्ट है। और ये एक टाइप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन भी है, साथ ही साथ में हम लोग कमर्शियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग बेचने के लिए यूज करते हैं मेनली, है ना। Tea is an important beverage crop that was introduced in India by the British from China. ठीक है, it is a labor intensive industry and requires a warm and moist frost free climate। तो बिना बहुत ज्यादा ठंडी वाले एरिया में ग्रो नहीं करता है, वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, एंड फ्रीक्वेंट शावर्स ऑल थ्रू आउट द ईयर। और साथ ही साथ में जो थोड़े बहुत पानी होने चाहिए, शावर्स होने चाहिए पूरे साल भर में, तभी जाके चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। इसीलिए ऐसा क्लाइमेट कहाँ मिलता है, तो असम में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग वाले एरिया में बहुत ज्यादा ग्रो होता है, साथ ही साथ में केरला, तमिलनाडु में भी ग्रो होता है। ठीक है, तो ये, और एक बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स आपको मिल जाएंगे जो टी प्लांटेशन में काम करती है, और दिन भर वो पूरी तरह से वो टी के जो चाय के जो पत्ते होते हैं उनको प्लग करते हैं, ताकि उसे चाय पत्ती बना दे सके। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कॉफी में।
तो कॉफी भी एक बेवरेज क्रॉप है और इंडिया इज फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी कॉफी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो मेनली जो कॉफी है वो सदर्न जो सऊदी अरेबिया उस समय, यमन एक कंट्री, आज के टाइम में यमन एक कंट्री है जो उस समय में सऊदी अरेबिया का पार्ट हुआ करता था, सऊदी अरेबिया। तो वहां से ये स्मगल करके किसी फेलो ट्रेवलर ने वो जो कॉफी के सीड्स है वो इंडिया में ग्रो किए थे। इसीलिए जो कॉफी का साइंटिफिक नेम है वो है क्या है, कॉफी अराबिका। जो इंडिया की जो वैरायटी है, जो इंडिया में जो कॉफी ग्रो होता है वो अराबिका वैरायटी है, ठीक है। और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, उसे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एज पर द डेटा कलेक्टेड इन 2008, इंडिया प्रोड्यूस्ड अबाउट 3.2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कॉफी प्रोडक्शन। तो पूरे वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन में 3.2% जो है इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। और मेनली कहाँ ग्रो होता है, तो नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। और साथ ही साथ में जो कर्नाटक में बाबा बुदान हिल्स है, बैंगलोर से 3-4 घंटे की दूरी है बाबा बुदान हिल्स, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा इसका खेती होता है, बाबा बुदान हिल्स। और ये भी एग्जाम्पल है प्लांटेशन फार्मिंग का ही एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। तो वैसे क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स जिसमें फल फूल सब्जियां सब आ जाती हैं, तो उनको हम लोग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कहते हैं। और इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। तो सब रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो चाइना जो है वो लीड कर रहा है, चाइना फर्स्ट में आता है, मेनली इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। कुछ कुछ क्रॉप में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, लेकिन मोस्ट केस में चाइना ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो अराउंड 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ऑलमोस्ट 13% पूरे वर्ल्ड का जो वेजिटेबल है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। इंडिया इज होम टू बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रो होते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, मैंगो, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होने वाले फ्रूट है। साथ ही साथ में टेम्परेट फ्रूट जैसे एप्रिकॉट, एप्पल, एप्पल हो गया, वॉलनट, ये सब जो नट्स होते हैं ये वो होते हैं टेम्परेट फ्रूट्स। तो इंडिया में सब तरह के फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। मेजर फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो जैसे बनाना, बनाना कहाँ मेजरली होता है, तो मिजोरम, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब एरिया में बनाना का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। मैंगो, मैंगो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे यूपी, बिहार, सब में मैंगो का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। ऑरेंज के लिए फेमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो स्टेट्स है, मेघालय, मेघालय में चेरापूंजी जो है बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ में महाराष्ट्र में जो नागपुर, या नागपुर को ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है, नागपुर नासिक वाला एरिया ऑरेंज सिटी है। लीची, और लीची का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, शाही लीची, तो ऑब्वियसली वो है बिहार में, ठीक है। लीची, गुआवा, वो ऑलमोस्ट सारे ही इंडिया में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश और बिहार में है। एप्पल्स मेनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एरियाज में, ये सब जो क्रॉप्स है वो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। और सब्जियां तो मोस्टली जो है वो पूरे इंडिया में ही ग्रो होती है, हर टाइप ऑफ सब्जी जो है वो ग्रो हो जाती है। तो ये सब आता है हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में। फिर अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स में नॉन फूड क्रॉप्स, जो फूड एज अ फूड हम लोग यूज नहीं करते, उसके अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला आएगा हमारा रबर, ठीक है। रबर जिससे आपके इरेजर बनाने में, या साइकिल या फोर व्हीलर्स के, बाइक्स के जो टायर्स बनाने में, इन सब में बहुत ज्यादा इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो रबर भी क्या है, रबर इज ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, कमर्शियल है। एंड इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है प्रोड्यूस करता है, तो वो है केरला, सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ पेड़ होता है और इसमें इन सीजन किया जाता है, और इससे एक लेटेक्स निकलता है, व्हाइट कलर और लेटेक्स, जिसको रबर कहा जाता है, ठीक है। वो लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, उसमें बहुत सारा केमिकल प्रोसेस किया जाता है जिसमें सल्फर भी ऐड किया जाता है, जिसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। वल्कनाइजेशन ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इस प्रोसेस को, अगर हम लोग जब सल्फर ऐड कर देते हैं इस सेमी लिक्विड रबर में, उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। और ये इसका केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है।
अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो रबर इज मेनली अ इक्वेटोरियल क्रॉप। तो जितने भी इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी कंट्रीज आते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ग्रो होता है, इसीलिए केरला तमिलनाडु एरियाज में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। बट अंडर सर्टेन कंडीशंस इट कैन बी ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल कंडीशंस आल्सो। लेकिन अगर हम लोग मैनिपुलेट करते हैं थोड़े से, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो हो सकती है। It requires a humid and moist climate and annual temperature of 25 degrees Celsius and annual rainfall more than 200 सेंटीमीटर। तो बारिश भी बहुत चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, तब जाके ही रबर प्लांट जो है ग्रो करेगा। आजकल रबर प्लांट जो है बहुत ज्यादा एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, हाउस होल्ड पर्पस में भी बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है इंडोर प्लांट्स में। तो रबर इज ग्रोन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, मेघालय, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी बहुत ज्यादा ग्रो होता है। ठीक है, अब आते हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में। मेजर फाइबर क्रॉप्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिल्क, कॉटन एंड जूट। तो सिल्क जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क वर्म। तो ये मेनली ये कीड़े होते हैं जो जिससे हम लोग जिनके कोकून वाले स्टेज से ही हम लोग सिल्क कलेक्ट करते हैं, जो कि फीड करते हैं ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट। तो जो पत्ते होते हैं मलबेरी टी के, सहतूत के जो पेड़ होते हैं उनके लीव्स को वो कंज्यूम करते हैं और उससे ही हम लोग सिल्क जो इकट्ठा करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, और इस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं। द असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो है आर लार्जेस्ट आर द लार्जेस्ट ऑफ द सिल्क इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मेनली ऐसे ही स्टेट्स में होते हैं, असम, इवन वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज्यादा ग्रो की जाती है। और बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ सिल्क होता है, तसार सिल्क होता है, मोगा सिल्क होता है, एरी सिल्क होता है, अलग अलग टाइप्स है, वो हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें पता होना चाहिए सिल्क के बारे में। फिर नेक्स्ट क्रॉप है कॉटन। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बट एट प्रेजेंट देखा जाए आज के टाइम पे तो इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आता है कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, a type of a kharif crop, it grows well in the drier part of the black cotton soil prevalent in the Deccan Plateau। और इसको ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो है ब्लैक सॉइल चाहिए। ब्लैक सॉइल जो कि फेमस है ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी। ठीक है, और मेनली गुजरात, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब रीजन में बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। इट रिक्वायर्स अ क्लाइमेट ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 200 डे frost free days, bright sunshine and proper irrigation. It takes around 6 to 8 months to mature। और 6 से 8 महीना, लगभग आधे से ज्यादा साल इसमें लग जाता है कॉटन को ग्रो होने में और कॉटन आने में। ठीक है, मेजर स्टेट्स मैंने बता दिया। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा क्रॉप है वो है नॉन फाइबर क्रॉप है, वो जूट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। इट रिक्वायर्स एन एलिवेटेड टेम्परेचर टू ग्रो। इसमें भी ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, बहुत ज्यादा पानी का भी यूजेस है, रेनफॉल भी चाहिए। It grows on a well-drained, fertile soils in the flood plains which get replenished and renewed every year। तो ये जो तेराई वाले रीजन है, तेराई वाले रीजन जो कि हिमालय के जस्ट नीचे वाले लो लैंड एरियाज होते हैं, जो दलदली एरियाज होता है जहाँ पर पानी आके इकट्ठा हो जाता है हिमालय से, वैसे एरियाज में बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। इसीलिए 90% ऑफ द जो जूट का प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल, असम और बिहार जैसे स्टेट्स में होते हैं। मेघालय, उड़ीसा, इन सब स्टेट में भी जूट का प्रोडक्शन है। तो जूट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, गनी बैग्स, यार्न, रूप्स, मैट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। बहुत सारे आर्टिफैक्ट सजाने वाले आइटम्स भी बनते हैं जूट के। ठीक है, जो आलू की बोरिया, वेजिटेबल जो आती है, वो सब किससे बनते हैं? तो ये जूट, जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, और इसका मेन प्रोडक्शन है, 90% ऑफ द प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल और बिहार संभालता है। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी इंडिया है। इंडिया और बांग्लादेश सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन यहीं पर होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।
तो एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। हम लोग ने पढ़ा 2/3 पॉपुलेशन डिपेंडेंट है डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश सेवरल रिफॉर्म्स हैज, बहुत सारे, इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा पुअर था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थे, बहुत लोग भूखमरी से, स्टारवेशन से, माल न्यूट्रिशन से उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसीलिए इंडिया को बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत थी। जैसे कि कौन कौन से रिफॉर्म्स? द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मतलब पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जमींदार के पास, एक एक जमींदार के पास बहुत ज़्यादा एरिया जमीन होती थी। तो उसमें क्या क्या कर दिया गया कि उसमें सीलिंग लगा दिया गया कि एक पर्टिकुलर फार्मर के पास एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा उसमें उसकी खेत नहीं हो सकती, उसकी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कोऑपरेशन, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कलेक्टिवाइजेशन, ये सब हम लोग स्टार्ट किए थे। कलेक्टिवाइजेशन मतलब क्या हुआ, जितने भी अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, वो सब मिलकर काम करने लगी थी ताकि इंडिया में जो फूड की शॉर्टेज होती थी वो हम लोग कम कर सके। ठीक है, फिर आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जिसमें वीट का मेनली रिवॉल्यूशन आया था, वीट एंड राइस का। ड्यूरिंग द 60s एंड द 70s द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड जिसे कहा जाता है, जो कि मिल्क में आया था, मिल्क में। ठीक है, तो मिल्क के मामले में इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ में कंज्यूमर भी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ मिल्क जो है वो इंडिया ही है। ठीक है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है मिल्क से रिलेटेड है, जिसको ऑपरेशन फ्लड से भी डिनोट किया जाता है। वेर अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, और इसके कारण जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत आ गया था और वहाँ के फार्मर्स बहुत ज़्यादा इससे मुनाफा भी कमाए थे। In 1980s and 1990s, a comprehensive land development program that consisted of both technical and institutional reforms were introduced. तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन जो हमारा 1960-70 टाइम्स में फार्मर्स में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज थी। जो नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर्स थे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के फार्मर्स थे, वो बहुत ज्यादा रिच थे। उनके पास क्यों, ग्रीन रेवोल्यूशन से वो बहुत ज्यादा मुनाफा कर चुके थे। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और सदर्न स्टेट्स में, वहां पर बहुत ज्यादा लेट पहुंचा था ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी फार्मर्स के बीच में। तो टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत करने बहुत ज्यादा जरूरी थे। ठीक है, तो कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट इनिशिएटिव लिए गए थे? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। तो हर गांव में बैंक्स बनाई जाती थी ताकि जो फार्मर्स हैं उनको बहुत इजीली लोन्स मिल सके और वो फार्मिंग के इक्विपमेंट्स खरीद सके, सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके और फार्मिंग और प्रोडक्शन को वो हेल्प कर सके, बूस्ट अप कर सके। प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, साइक्लोन्स, ड्रॉट, फायर, डिजीज। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस होता है, उसी तरह से क्रॉप को भी इंश्योरेंस किया जाता है। और वो किसके अंडर होता है? तो आज के टाइम पे हम लोग एक स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसके तहत जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनको इंश्योर किया जाता है। तो फार्मर्स को कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते हैं कि अगर क्रॉप्स नेचुरल कैलेमिटी के कारण डैमेज हो जाते हैं या प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो जो इंश्योरेंस है वो सरकार देगी और साथ ही साथ में इंश्योरेंस कंपनीज भी देती है। गिविंग लोन्स टू द फार्मर एट लोअर इंटरेस्ट रेट थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक। तो इसमें बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ग्रामीण बैंक है, और ऐसे बहुत सारे बैंक्स भी बनाए गए जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंक है, वो है नबार्ड। ठीक है, तो नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड एंड रिसर्च डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक लोन्स वगैरह देते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक बैंक है नबार्ड बोलकर, जो कि मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज को वो सॉल्व करते हैं। फिर बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स निकालते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, फिर सॉइल हेल्थ
कार्ड, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जो आए दिन हर अलग स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे भी स्कीम्स निकालते रहते हैं ताकि फार्मर्स को हेल्प किया जा सके। फिर गवर्नमेंट का और भी क्या इनिशिएटिव होती है, तो इनिशिएटिव लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको एमएसपी कहा जाता है। तो जब बम्पर क्रॉप का प्रोडक्शन होता है तो क्रॉप का अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो मतलब क्या हुआ, सप्लाई अगर ज्यादा है तो डिमांड जो है वो कम है ना। तो उससे क्या होता है, अनाज बहुत ज्यादा मार्केट में है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, तो उससे क्या होता है, जो अनाज का वैल्यू है, प्राइस जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को देती है। वो हर क्रॉप्स के सीजन शो होने से पहले ही गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि मैं इस क्रॉप को इतना एमएसपी दूंगा, ठीक है। तो जैसे राइस हो गया, तो राइस को सरकार बोल देती है कि 2000 पर क्विंटल हम एमएसपी रखेंगे। तो मिनिमम इतना प्राइस गवर्नमेंट जो है वो एश्योर करती है हर क्रॉप्स के लिए। तो हर क्रॉप्स के लिए अलग होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होती है फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। तो एमएसपी जो है वो बहुत सारे क्रॉप्स में लागू होती है, लगभग 22 से भी ज्यादा क्रॉप्स में एमएसपी लागू होती है। राइस, व्हीट, पल्सेस ये सब आ जाती है। जो रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस है वो किस पे आता है, तो शुगर केन जैसे क्रॉप्स में आती है। शुगर केन जो कैश क्रॉप है उस क्रॉप में हमारा रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस लागू होता है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फार्मर फ्रॉम पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडिलमैन। तो बिचौलिए जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कमाई कर लेते हैं, तो इसलिए इसको हटाने के लिए इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस या रेम्यूनरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइस का प्रावधान किया है ताकि फार्मर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले और उनकी जो प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व किया जा सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो आपने इकोनॉमी वाले चैप्टर में समझा ही होगा जब मैंने वो बताया था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। अगर आप नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे, सारे ही प्लेलिस्ट, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन हुआ था तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था, और साथ ही साथ में हमारे इकोनॉमी में, जीडीपी में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाता था, ठीक है। लगभग 18 to 20% जो है उस समय में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, वो डिक्लाइन होने लगा और आज की टाइम में 15 से 16% एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी में हिस्सेदार है, ठीक है। और जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है, 50% से भी ज्यादा पीपल जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में ही थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो कम होते जा रहा है, 46% के आसपास या उससे भी कम है। अब अब ये जो डेटा है ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग साल में वैरी करता है, ठीक है। तो डेटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम में कैसा था और आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसा है। बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर होते थे, बट वेटरनरी सर्विसेज, डेवलपमेंट इन मेटीरोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग हैव गिवन प्रायोरिटीज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये सब सेक्टर्स, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आने के बाद में क्या हुआ, एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आने लग गई है। However, even though the growth rate of India's GDP is increasing, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में बहुत कम हो रहे हैं, है ना। इसीलिए आपको आए दिन ऐसे न्यूज़पेपर में कटिंग्स मिल जाते होंगे कि फार्मर्स के सुसाइड के बारे में, फेलियर, क्रॉप फेलियर हो गया तो उससे बहुत जो फार्मर्स है वो परेशान है। आपको रिसेंट में पता चला होगा कि टोमेटो है, टोमेटो की जो प्राइस है अलग अलग शहरों में 200 रुपया केजी से भी ज्यादा मिलने लगा। तो इसमें फार्मर्स के साथ साथ जो आम इंसान है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। फार्मर्स जो अन्नदाता है वो खुद अनाज ग्रो कर रहे हैं, उनके पास खुद खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है। तो इस कारण से बहुत ज्यादा सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा आपको ऐसे न्यूज मिलते होंगे।
और साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के लिए है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? इट इफ एनी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू फूड, देन इट इज रिकॉर्डेड एज द फेलियर ऑफ फूड सिक्योरिटी। मतलब हर एक इंसान को खाने के लिए अनाज मिलता है, अगर उसके पास है, वो ऑप्शंस है, कम रेट में अवेलेबल है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, हम हमारे देश में फूड सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो खुद अन्नदाता है, अनाज जो उगा रहे हैं, फार्मर्स जो है, उनके पास खुद अनाज नहीं है। तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और मेनली ये जो लो डेवलपिंग वाले कंट्रीज हैं, जो धीरे धीरे डेवलप करें, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है फूड सिक्योरिटी का, ठीक है। तो जो हमारे लोअर लोअर क्लास के जो पीपल है, जिनका इनकम बहुत कम है, वहां पर फूड की अनअवेलेबिलिटी होती है, फूड प्राइसेस के जो रेट होते हैं वो बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो जो आम इंसान वो खरीद नहीं पाता, जैसे कि आज के टाइम में 200 रुपए किलो टमाटर है, तो जो गरीब लोग हैं वो तो ऑब्वियसली उसको खरीद नहीं पाएंगे, कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। In India, remote areas are highly prone to natural disaster and uncertainty in food supply. जो रिमोट एरियाज है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, या पहाड़ी क्षेत्र हो गए, वहाँ, या जो ट्राइबल्स एरिया जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है, तो वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज या फूड सप्लाई जो है बहुत ज्यादा धीरे धीरे होती है। इसीलिए वैसे लोगों में क्या होता है, बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन और अन्य बीमारियों के भी वो शिकार हो जाते हैं, भूखमरी के शिकार होते हैं। The government has designed a national food security system. नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम में क्या आता है? तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके, एक है बफर स्टॉक और एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, एफसीआई, लुक्स आफ्टर द प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। तो जो एक्स्ट्रा जो अनाज है, जो अनाज को हम लोग कहाँ स्टोर करके रखते हैं, जितना भी अनाज हुआ वो एमएसपी के रेट पर गवर्नमेंट फार्मर से खरीद लेते हैं, और उसको खरीद के कहाँ रखा जाता है? तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के जितने भी अलग अलग गोडाउन्स होते हैं, उसमें उसको रखा जाता है, उसी को बोला जाता है बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक मेनली वैसा स्टॉक है फूड का, अलग अलग क्रॉप्स के लिए, जो हम लोग अपने उसको बचा के रखते हैं, ठीक है। मेनली उसमें कोल्ड स्टोरेज एरियाज में उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, तो उसको बोला जाता है बफर स्टॉक। फिर दूसरा जो कंपोनेंट है वो है पीडीएस, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहता है, जो कि काम करता है जितना भी क्रॉप्स अनाज जो है हम लोग एफसीआई में स्टोर करके रखे हैं उनके अलग अलग गोडाउन्स में, उसको किस तरह से आम इंसान तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। The FCI procures food grain from the farmers at the minimum support price में, ये declared by the government, and the PDS system is responsible for supplying this food grains at subsidized rates in the rural and urban areas। तो जो फेयर प्राइस शॉप होते हैं, जो रेशन शॉप होते हैं, रेशन शॉप्स जहाँ पर बहुत सस्ते दामों में 1-2 रुपया में अनाज मिल जाता है पर केजी, 2 रुपया 3 रुपया उसमें अनाज मिलता है, दाल वाल ये सब जितने भी खाने वाले आइटम्स हैं वो मिल जाते हैं इजीली। तो रूरल और अर्बन एरियाज में तो वो कौन संभालता है? तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें रेशन शॉप, फेयर प्राइस शॉप जिसको कहा जाता है, फेयर प्राइस शॉप, ये सब क्यों किया जा रहा है? तो ये एफसीआई पीडीएस सिस्टम ये नहीं होगा तो जो हमारे जो गरीब लोग हैं वो उनके पास अनाज मिलेगा नहीं, और जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो उनके पास पैसा है तो वो कहीं ना कहीं से अपना खाना बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, उनके लिए सस्ते रेट पर अच्छा अनाज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने लाया है। तो इसी को बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। फिर अब हम समझेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स जब हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स 1990s में स्टार्ट हो गए थे। तो इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अपने इकोनॉमीज जो है, अपने मार्केट को वो खोल रहे थे।
तो इंडिया exposed to numerous challenges. Despite being a major producer of rice, jute, tea, coffee, spices, and other products, India was unable to compete with the developed countries. तो इंडिया के पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन हम लोग डेवलप्ड कंट्री यूएसए, रशिया, यूके इन सब से compete नहीं कर पा रहे थे इन एग्रीकल्चरल फील्ड में। क्यों? क्योंकि वो अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज करते थे, बहुत ज्यादा रिलीफ देते थे, तो उसको बोला जाता है सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था इंडिया में, लेकिन साथ ही साथ में इंडिया का पॉपुलेशन भी तो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो अगर पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, देन ऑल्सो हमारे प्रॉब्लम रहेगी फूड सिक्योरिटी की। तो फूड सिक्योर हम लोग कैसे हो सकते हैं? तो इधर या प्रोडक्शन बढ़ा दें या फिर पॉपुलेशन को धीरे धीरे कंट्रोल करें। इन दोनों ही सॉल्यूशन से हम लोग फूड, पूरे इंडिया को हम लोग फूड सिक्योर बना सकते हैं। फिर इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग। मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं अलग अलग क्रॉप्स के, हम लोग उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हाइब्रिडाइज करते हैं, जिसको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी बोला जाता है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग प्लांट जो है वो लैब में ग्रो करते हैं फर्स्ट, उसके बाद जाके हम उसको फील्ड में ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट लैब में, लैबोरेटरीज में ग्रो होती है, फिर अगर टेस्टिंग वोस्टिंग ठीक हो जाता है और अगर वो क्लिनिकल ट्रायल पास हो जाता है, उसको हम लोग फिर फील्ड में ग्रो करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस। तो वैसे क्रॉप्स को बोला जाता है जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल, ये सब क्रॉप्स जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो ड्यू टू बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो भी डिजायर्ड ट्रेट है अलग अलग प्लांट्स के, हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और लैब में उसको हाइब्रिड वेराइटीज बनाते हैं। ठीक है, विच इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड मेकिंग फार्मिंग मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये भी होता है। जैसे कि इजराइल एक कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, और वो बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे चेरी टोमेटो हो गया, चेरी टोमेटो, सीडलेस क्यूकम्बर, सीडलेस बनाना, ये सब क्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है ड्यू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू। ठीक है, फिर और हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेनली क्या होता है, जिसमें हम लोग कोई भी हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं और उसको नेचुरली तरीके से हम लोग उसको फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर, जो काउ डंग होते हैं, बफेलो डंग होते हैं, उसको यूज करके हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सिक्किम। सिक्किम इज एन ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम के साथ साथ लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट हो रहा है। A new form that doesn't use any factory made chemicals such as pesticides and fertilizers। तो इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से, इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा, और जो एग्रीकल्चर पूरा चैप्टर है वो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, बताइए कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।